हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। आ जाइए जल्दी से, सभी कोई जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे पार्ट 6 आज आपका होने वाला है। पार्ट 6 आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का। 1400 प्लस क्वेश्चन का है। टोटल यहाँ पे कितना क्वेश्चन है तो टोटल आपका है 50 सेट है आपका। आज है पार्ट 6 है, यहाँ पे देख लीजिए पार्ट 6 है। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करें जल्दी से। सबसे पहले देखिए 25 क्वेश्चन 25 करके है रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो भैया ये एकदम स्पेशल है, ठीक है। और ये कहाँ से करवा रहे हैं तो ये आपको जो 1400 प्लस क्वेश्चन, ये हमारा ही बुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये 1400 प्लस क्वेश्चन है, इसके अंदर 50 सेट फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका न्यूमेरिकल है और साथ में आपका फॉर्मूला है ये पूरा बुक का, और इसके साथ साथ आपका पीडीएफ भी है। पीडीएफ भी हम ये पूरा बुक का आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा 8622904250, और दूसरा नंबर है 8434897582। जो लोग बहुत दूर से हैं, जो लोग बिहार से नहीं है, पटना से नहीं है, काफी दूर से राजस्थान गुजरात से हैं, उन्हीं लोग का देखते हुए हम जो है पीडीएफ आप लोग के लिए उपलब्ध करवा दिए हैं 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का। दूसरा अपडेट जल्दी से देख लीजिए। आपको पता है कि हम अनअकैडमी में भी हम जो है एडुकेटर है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मनीष कुमार रॉय के नाम से वहां पे आप सर्च मारिएगा और ऑल गोल में आपको सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल। क्या करना है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल जो है आप वहाँ पे ऑल गोल में सेलेक्ट कीजिएगा और आप हमें मनीष कुमार रॉय के नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। हम वहाँ पर भी आपका सबसे पहले आपका कंप्लीट करवा रहे हैं साइंस। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग जीके एंड जीएस में हम लोग चलेंगे। चलिए जल्दी से आ जाइए। और आप लोग के लिए बता दें कि आप लोग के लिए एक और सरप्राइज के तौर पे, एक बढ़िया तौर पे हम आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि देखते हैं बहुत लोग जो लोग करंट अफेयर्स के लिए कर रहे हैं, तैयार है, लगभग कंटेंट आप लोग के लिए तैयार हो रहा है। ये देखिए क्या है। और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगा देना है तो मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद 10 लगा देना है, मनीष गुरु 10। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आता है, तो आपको मनीष गुरु 10 लगाना है। जल्दी से आ जाइए। पार्ट 6 का पहला नंबर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको तुरंत आंसर दे देना है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन आपको करवा देंगे। और समय को एकदम ध्यान रखते हुए एकदम हम लोग फास्ट चलेंगे। क्या दिया है देखिए, एक केजी की वस्तु जो है 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर जो गिराई जाती है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। गुरुत्वीय बल द्वारा जो है किया गया कार्य आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। सभी को पता है कि जहां आपका ऊंचाई आपका आ गया, मतलब वहां पे कौन सा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए। अच्छा, यहाँ पे क्या निकलना है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, यहाँ पे हम लोग उसका भी लगा सकते हैं दोनों लग सकता है, W = mgh भी हम लोग लगा सकते हैं, या फिर FS भी लगा सकते हैं। लिख दीजिए सीधा mgh लगा दीजिए। W = कितना आपका दिया गया है तो हमको तो यही निकालना है। M आपका कितना दिया गया है, आप लोग जल्दी से इसको दिमाग में भी छाप दीजिए। M आपका दिया है 1 kg, 1 kg आपका M दिया है। G का मान देख लीजिए 10 दिया हुआ है, तो 1 × 10 तो हो गया आपका। H कितना दिया है तो H आपका दिया है 30 मीटर। एकदम क्लियर होगा सभी को, एकदम रफ्तार से चलिएगा, पूरा दिमाग में छापते जाइएगा। कितना हो गया, 30 हो गया। 30 × 10 300 जूल आ गया। सभी का क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। 300 जूल जो है, एकदम सॉल्यूशन भी एकदम करते जाइए। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ गया। 300 जूल जो है आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में चले, बढ़िए जल्दी से, एकदम फास्ट रफ्तार के तौर पे आपको चलना है। दूसरा नंबर का जवाब दे दीजिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी जो है कक्षाएं तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तापमान पर जो है आपको बताना है कि द्रव अवस्था में होता है टंगस्टन, ब्रोमीन, या फिर लेड, या फिर पारा। कौन सा होगा 2 नंबर का, जल्दी से बता दीजिए। आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल है, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर है। क्योंकि क्या है, कौन सी धातु का इसमें बात किया गया है, तापमान पर द्रव अवस्था में होती है लिक्विड, तो आपका एक है केवल मात्र, आपका क्या है, पारा है, मरकरी। अगर यही आपसे अधातु अगर पूछ दिया जाए तो ये जो आप ब्रोमीन देख रहे हैं ना, तो ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा, अधातु के अंतर्गत आता है। ब्रोमीन अधातु के अंतर्गत आता है। और अगर धातु पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, मरकरी। भैया Mg नहीं होगा, Hg होगा। Mg मनीष गुरु करते करते Mg लिखा गया, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आप इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं Hg। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, मरकरी का एटॉमिक नंबर आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो एकदम हम आपको पूरा याद करवाते जाएंगे। जहां भी आपका, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक जगह देख लीजिए, दिमाग में छापिए। यहाँ पे कितना दिया है, मरकरी का आपका एटॉमिक नंबर कितना दिया है तो 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। एकदम क्लियर है। तो मरकरी का आपका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है तो 80 होता है। इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आइए। एकदम आंसर एकदम देते जाना है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, एकदम बता दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है,
कमेंट करते जाइए। देखिए आप लोग सिंपल जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, तो वहां पे आपका मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे एकदम नजर दे दीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा का योग को ही क्या कहते हैं, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी। हम आपको पहले भी बताए थे, पहाड़ पर से अगर कोई भी यहाँ पे जो है इसमें अगर पूछ दिया जाए कौन सा ऊर्जा है, तो क्या है, इसमें आपका ऊंचाई भी आ रहा है, जिसमें आपका ऊंचाई भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऊंचाई आ गया, तो एक तो आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा और गति के साथ आपका क्या आ गया, गतिज ऊर्जा, तो इसमें आपका दोनों आ गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। आप दोनों ऊर्जा को मिला दीजिए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, वही आपका आएगा। एकदम क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए फटाफट एकदम करना है, समय को बिल्कुल भी हम आपका अब सबसे ज्यादा मेन फोकस ये है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। विक्टर द्वारा प्रतिपादित जो है 5 किंगडम क्या दिया क्लासिफिकेशन में, निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से आपको बताना है कि कौन जो है शामिल नहीं है। प्रोटोजोआ, फंगी, क्या है, एनिमलिया और प्रोटिस्टा, क्या है इसमें क्या क्या आपका शामिल है, तो फंगी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा तो शामिल है। आपका प्रोटोजोआ जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रोटोजोआ है आपका इसमें क्या है, तो शामिल नहीं है। क्या क्या है आप इसको देख सकते हैं जरा सा, क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए आपका क्या क्या, एक तो आपका एनिमलिया हो गया, एक तो आपका एनिमलिया हो गया, एक आपका क्या हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, एक आपका फंगी हो गया, उसके बाद एक आपका तो प्रोटिस्टा हो गया, 3 तो आपका यहाँ हो गया। चौथा नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए, 5 होता है ना, 5 होता है, तो चौथा अगर पूछ दिया जाए तो मोनेरा एक आप लोग सुने होंगे, मोनेरा सुने होंगे। और 5वां नंबर जो होता है, 5वां नंबर क्या होता है, तो प्लांटी, क्या होता है, प्लांटी होता है। तो पहला आपका आ गया फंगी, दूसरा आपका आ गया एनिमिलिया, तीसरा आपका आ गया प्रोटिस्टा, चौथा आ गया मोनेरा और 5वां क्या आ गया, प्लांटा। तो क्या पड़ गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है नहीं होता है बताना है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर है ए, आपका सही उत्तर है। क्या, प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत नहीं आता है। एकदम क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये 5 क्वेश्चन नाम आप लोग याद रखिएगा, 5 किंगडम दिमाग में छाप लीजिए, फंगी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, एकदम आइए, अगला क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है देखिए। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है या 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण निकालना है, इसका त्वरण निकालना है। हम लोग त्वरण मतलब जानते हैं क्या होता है, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, सभी कोई जानते हैं। तो वेग आपका कितना दिया है देख लीजिए, वेग आपका दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, आपका वेग दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। आपका समय कितना दिया है, समय दिया है आपका 2 सेकंड। एकदम देखिए समय आपका दिया है 2 सेकंड, बस बैठा दीजिए 5/2 कितना आ जाएगा, 5/2 कर देंगे, हम लोग का त्वरण कितना आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आशा करते हैं सभी को क्लियर होगा। ये एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल कहीं भी नहीं फंसना चाहिए हमारी तरफ से। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। बहुत लोगों को बहुत तरह का डाउट होगा, तो हम आप लोग का डाउट सबसे पहले क्लियर कर दे। जो क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम जो है पहले ब्लैक बोर्ड पे आपका जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद से हम दोबारा आपका पढ़ाएंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस आप लिख दीजिएगा डाउट और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, डाउट और क्वेश्चन नंबर। लाइव के बाद जो चलता है वहां लिखिएगा, वहां हम क्लियरली देख पाएंगे। डाउट के बाद जो आएगा क्या, जैसे 5 नंबर में डाउट है, डाउट 5। और जैसे आपको 15 दिन बाद जब हमको थोड़ा सा आराम होगा, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे, आपका पूरा 50 सेट का जो जो डाउट क्वेश्चन है हम पूरा वहां पे एक बार आपका पूरा समझा देंगे। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े। और बहुत लोग, हाँ बहुत लोग एक और चीज कर रहे थे कमेंट, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए, पहले इसको करिए फिर आगे हम बताते हैं। जब एक धातु जो है पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। 6 नंबर का बता दीजिए कि आंसर क्या आ जाएगा। 6 नंबर का जल्दी से बता दीजिए कि आंसर क्या आ जाएगा। आपका आंसर बताइए 6 नंबर का। कुछ धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस जो है निकलती है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। पकड़ लीजिए Mg के साथ अगर हम लोग जल को अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब 2 यहाँ सामने आ गया, तो आपका क्या आ जाएगा MgOH2, तो आपका आ गया प्लस, साथ में आपका क्या आ गया, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। साथ में आपका क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो कैल्शियम को ले लीजिए और इसको आप वाटर के साथ इसमें रिएक्ट कर दिए, तो क्या आ गया, कैल्शियम के साथ वाटर को कर दिए, सेम आपका आ जाएगा CaOH2 आ गया
प्लस आपका कौन सा गैस निकल गया, आप लोग दिमाग में छाप लीजिए, तो आपका हाइड्रोजन गैस, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। कौन सा निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस आपका निकल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। सभी क्या क्लियर है? जब एक धातु पानी के साथ, ये पानी है आपका, पानी के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कौन सा गैस आपका निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के ब्रीफ से देखिए, थोड़ा सा लेवल को देखिए, ये सब आपका बढ़िया लेवल का है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी आपका जो क्वेश्चन तैयार होता है, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि सर पेपर इजी हो जा रहा है, कोई कह रहा है हार्ड हो जा रहा है। देखिए आपका 25 नंबर का जो आपका साइंस का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है, तो आप लोग को एक दिमाग में छाप लेना है, 25 नंबर का है ना, तो पूरा क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसा आएगा, 10 मार्क्स का ऐसा आएगा जो बिल्कुल सिंपल रहेगा। 10 क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूं आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा और 5 क्वेश्चन आपका हाई लेवल का रहेगा। उसी हिसाब से ये आपका सेट किया गया है। कोई पेपर आसान ये नहीं है, कोई पेपर बहुत हार्ड भी नहीं है, पूरा आपका एग्जाम लेवल वाला है। ग्रुप डी को स्पेशल करके इसको हम लोग सेट किए हैं। और एनटीपीसी में तो भैया साइंस 15 नंबर का रहेगा, तो वहां पे भी आपका काम आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, शक्ति को किस रूप में क्या व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को बताना है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शक्ति को हम लोग बहुत बार किए हैं, कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट भी होगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपका रिपीट होता है। जब 50 सेट बनेगा तो कुछ क्वेश्चन का आपका रिपीट भी होगा। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर क्या कहलाती है? अरे बहुत सिंपल है, पावर इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन बाई टाइम होता है। तो आपका क्या हो गया, कार्य हो गया, यही तो आपका कार्य है। एक एक चीज को समझिएगा, यही आपका कार्य है। कार्य करने की जो दर है बाई टी आप जैसे दे दिए, तो आपका कार्य करने का दर जो है क्या कहलाता है, यही आपका जो है शक्ति कहलाता है। एकदम क्लियर है? ठीक है। इसका अगर एसआई मात्रक अगर पूछ दिया जाए, एसआई मात्रक क्या होता है, तो सभी को पता है क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, और हॉर्स पावर वो अलग है, उसको हम लोग अलग से समझ लेंगे। बस इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं आता है क्वेश्चन। ये सब आपका क्वेश्चन देखिए, हर एक टाइप का आपको इजी भी मिलेगा, हार्ड भी मिलेगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने क्या आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा जो है प्रभावित होती है? ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, संक्षारण, अपचयन, उसके बाद अम्ल वर्षा। किसके कारण इसका आंसर आएगा, बता दीजिए। 8 नंबर का आंसर जल्दी से 8 का बता दीजिए कि आंसर आपका क्या आएगा, तो उसका नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। संक्षारण जो है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो संक्षारण के द्वारा जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा जो प्रभावित कर होती है, वो क्या है आपका, तो संक्षारण आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होता है देखिए, जब धातु सतह जब जो है जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होते हैं, तो इसको धातु का संक्षारित होना कहते हैं। इस परिघटना को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। एकदम समझ लिया आप लोग, नहीं समझे एक बार और हम आपका रिपीट करते हैं। देख लीजिए, जैसे पकड़ लीजिए, कोई धातु सतह जब क्या करता है कि जब जल के साथ, वायु के साथ अथवा आसपास का जो भी है आपके साथ, अन्य किसी भी पदार्थ के साथ वो क्या प्रभावित होते हैं, तो इसको धातु का संक्षारित होना कहते हैं। उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं, किसी के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़िए एकदम। इसका बताइए आंसर। 9 नंबर का, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। वस्तु का गतिज ऊर्जा 9 नंबर का बता दीजिए कि क्या आएगा। वस्तु का आपका गतिज ऊर्जा क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल है, हाफ mv² होता है। हाफ तो सभी को पता है क्या है, हाफ है। आपका द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 10 केजी आपका दिया है। v कितना दिया है, 5 × 5, काट दीजिए, 2 5 जा 10। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 जूल आता है। सभी का क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसमें दिमाग आपको जरा सा भी नहीं लगाना था, बस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² आता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल एकदम कॉपी पे लेके छापते जाइएगा, एकदम अपना बनाते जाइएगा। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से जो है एक निश्चित ऊंचाई पर क्या होता है, स्थित होती है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बहुत सिंपल है, 480 दे दिया है, तो उसका सापेक्ष ऊंचाई निकालना है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं mgh होता है। mgh होता है जो कि 480, इसको हम लोग शायद पहले भी कर चुके हैं। m आपका कितना दिया है, 12 दिया है, और आपका g कितना है, g है आपका 10 है। आपका h कितना दिया है, h तो हमको निकालना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, क्या बच गया, 12 4 जा 48। h बराबर आपका कितना आ गया, 4 मीटर। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन आपका एग्जाम में भी आएगा, सिंपल भी आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सभी का क्लियर है? एकदम सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद कमेंट करते जाइए। एकदम क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इसका दे दीजिए जल्दी से आंसर। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट
से एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में इसको आप लोग को ध्यान देना है। और क्षार इवेंट से क्या होता है, डीएनए और आरएनए, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद डीएनए भी नहीं होता है, आपका एमआरएनए प्रति। तो आपका जो आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका जो है सही उत्तर है। एमआरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से, इसको ध्यान दीजिएगा, क्षार इवेंट से जो है एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या बैठा देना है आपको, एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। आपका आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीएक्सो रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीएक्सो रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, एमआरएनए प्रति। अगले क्वेश्चन पे पढ़िए, अगला क्वेश्चन पे चलिए, इसका दे दीजिए जवाब एकदम जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलिम की आवर्त सारणी में से एक निश्चित स्थान न पा सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी को पता भी है कि कौन सा जो है स्थान नहीं पा सका। तो सिंपली आप लोग, हम लोग पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन का मेंडलिम के हिसाब से उसका स्थान जो है नहीं पता चल सका था। क्या था इसका, हाइड्रोजन जो है इसका नहीं पता चल सका था। ठीक है, हम लोग कितना नंबर में थे, इसमें थे। हाइड्रोजन का जो है नहीं पता चल सका था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सही उत्तर ऑप्शन डी इसका, हाइड्रोजन का जो है सॉरी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पता चला था आपका हाइड्रोजन। अब मेंडलीव के बारे में जरा सा है, काफी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। तो इसकी खोज कौन, मेंडलीव ने कब की थी, पीरियोडिक टेबल का बारे में कहा गया, कब किया था, तो 1869 में। और किस बेसिस पर मेंडलीव जो है पीरियोडिक टेबल में समझाया था, तो एकदम इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, परमाणु। परमाणु किसके हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से क्या मेंडलीव ने पूरा एटॉमिक जो है पूरा पीरियोडिक टेबल को ये किए थे। एटॉमिक वेट, WEIGST, एटॉमिक वेट जो है, और मौसले वाला क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पे मेंडलीव का बात किया गया है, तो मेंडलीव आपका क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। एकदम इंपॉर्टेंट है, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। शोल्डर का मिश्र धातु है, बताइए जल्दी से क्या होगा 13 नंबर का आंसर। 13 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए कि शोल्डर आपको बताना है, कहां कहां शोल्डर का यूज करते हैं आपको वो भी बताना है। कमेंट कीजिए जल्दी से, शोल्डर वाला बता दीजिए, शोल्डर डैश का मिश्र धातु। हम आपका सब एक का कमेंट भी देखते रहते हैं, तो जल्दी से जो है कमेंट भी करते जाइए। शोल्डर डैश का मिश्र धातु है, किसका है, तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में इसको छाप लीजिए, PB और SN का। किसका है आपका, PB का है और SN का है। क्या है, शोल्डर आपका है, शोल्डर PB और SN, इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। शोल्डर आपका हो गया लीड का, और टीन का आपका क्या है, शोल्डर। अगर आपका कॉपर प्लस जिंक ये वाला आ जाए, कॉपर प्लस जिंक जो है बराबर क्या होगा, तो ब्रास। आप लोग सुने हैं, तो ब्रास को मिलाएंगे, ब्रास होता है कॉपर और जिंक को आप मिला दीजिएगा तो आपका वही होता है। ठीक है, एकदम क्लियर है सभी का। और जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि PB और SN में, जो आपका PB और SN दिया है, इसमें जो है आपको प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, PB और SN का अगर पता है आप लोगों को तो जल्दी से बता दीजिए कि PB और SN का कितना होता है। तो आप लोग दिमाग में छाप लीजिए, शोल्डर में आपका PB कितना होता है, 68% होता है। ये भी जब पेपर को थोड़ा सा हाई लेवल करना हो तो पूछ देते हैं। और SN में आपका कितना होता है, तो 32% जो होता है आपका होता है। शोल्डर में 68 और SN में आपका टीन में कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो धातु के टुकड़े को जोड़ने के लिए। देखिएगा हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे धातु का टुकड़ा होता है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डर करते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली इसको सुनते भी हैं, इस सोल्डर करना है, सोल्डरिंग करना है, तो धातु के टुकड़े को जोड़ने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, आंसर एकदम दबा के देते जाइए। इसका बताइए क्या आएगा आपका आंसर, आंसर बताइए क्या है आपका आंसर, इसका जल्दी से बता दीजिए। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, -273 से घटा दीजिए। क्या करना है, -273 से घटा देना है, माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, ये बिल्कुल अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिए गए तापमान में से 273 क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, किसमें से किसमें जाना है आपको, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए। मतलब देख लीजिए, केल्विन से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आपको क्या घटा देना है। और वही अगर इसका उल्टा ले लेते हैं हम लोग, उल्टा ले लेते हैं, अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग को केल्विन में जाना है, बस क्या कीजिए, +273 कर दीजिए। एकदम क्लियर है सभी का, एकदम क्लियर है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट का आपका एकदम क्लियर होगा। अगले पे चलिए और जवाब दीजिए इसका।
डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका होगा? ब्यूटेन, उसके बाद एथेनॉल, फिर अल्कोहल या फिर बेंजीन। क्या होगा इसका आंसर? 15 नंबर का जल्दी से बता दीजिए। 15 का बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा। तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल का जो है प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। जो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है तो कारों में तो पेट्रोल के साथ साथ उसका ईंधन का रूप में किया जाता है एथेनॉल का। किसका? तो एथेनॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, जब इतना पता चल गया, इथेनॉल का फॉर्मूला जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या होता है? C2H5OH। OH क्यों लग गया? जब ऑल आपका ग्रुप आ गया, यहाँ पे ऑल जैसे ग्रुप आ जाएगा, ऑल वाला आपको ग्रुप आ जाएगा। कल हम लोग ओन का बात किए थे ना, तो क्या आ गया? इथेनॉल वाला आपका ग्रुप आ गया ऑल, तो आपका डैश OH आ जाता है। ठीक है, C2H5OH। और अगर आपका ओन आ जाए, ओन आ जाए तो ये कीटोन वाला ग्रुप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। क्या होता है? 16 नंबर का बता दीजिए। एक समूह में देखिए, सभी को पता है पीरियोडिक टेबल होता है, तो वहां पे बहुत सारे समूह दिए गए हैं। तो अगर किसी का अगर एक समान, वहां पे क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। अगर उसका जो है संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक समूह में क्या होगा आपका? सभी जो है समान होगा। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। आपका एक ही होता है सभी का, पूरे समूह का जो है आपका एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इसमें बात किया गया है। जैसे सोडियम का हम लोग सभी को जानते हैं, सोडियम का आपका क्या हो गया? 2, 8, 1। तो आपका जो एक जो आ गया, ये आपका क्या आ गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया। आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? आपका एक आ गया। एकदम क्लियर है 16 नंबर का। चलिए इसी को कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, बस चलिए इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। दांत जो है क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। कितना होगा? दांत आपका क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच कितना हो जाएगा, बता दीजिए। इसका सभी कोई जानते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 5.5 से अगर कम हो, किससे हो? तो 5.5 से अगर आपका कम हो। मुंह का पीएच जब आपका 5.5 से, जब 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय जो है प्रारंभ हो जाता है। दांत का क्षय आपका प्रारंभ हो जाएगा 5.5 से कम हो। सभी कोई इसको जानते हैं हम लोग। ये आपका क्या है? आपका न्यूट्रल है। इधर में आपका क्या आ जाएगा? इधर से बढ़ते जाइएगा तो एसिडिक आपका बढ़ेगा, एसिडिक आपका बढ़ेगा, इधर से बढ़िएगा। और इधर जैसे आप जाइएगा, इस साइड में जाइएगा तो आपका बेसिक जो नेचर है आपका बढ़ता है। ठीक है, सभी का क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं, सोचते नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये क्या है कि जब आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो इसमें बहुत सिंपल लॉजिक लगा है, कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कौन सा बल होता है? सभी कोई जानते हैं, कमेंट कीजिए। एक बल होता है आपको, जो आपको क्या करता है? भूमि की ओर आपको खींचता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक बल होता है। जब भी क्या कीजिए कि आसमान की ओर जब फेंका गया पत्थर कौन से बल के कारण, तो जल्दी से आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आप वापस आ जाता है। ठीक है, और जो आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है पत्थर को जो है वापस भूमि की ओर खींचती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपका पत्थर फेंका गया उसको जो है वापस अपनी ओर जो है खींचती है। तो आप लोग इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए। क्या हो गया आपका? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण सही लिखा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी को कहते हैं। ठीक है, सभी को जानते हैं सिंपली। इसका हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, F = G m1m2/r²। बहुत बार करवाए, इतना बार रिपीट कराना है कि पूरा दिमाग में आपका छप जाए। आगे चले क्वेश्चन, इससे आपका न्यूमेरिकल आता है। चलिए 19 नंबर का दे दीजिए। जब जो है पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? अभी हम आपको पूरा क्लियर भी किए थे। क्या दर्शाता है? कुछ नहीं, आपको पता है सिंपली। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। OH- जो है आपका आयतन की सांद्रता में वृद्धि होती है। सभी को पता है। जब 7 से 14 की ओर बढ़ता है, यहाँ से 7 हो गया, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर क्या हो गया? 13, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया 14। जब 7 से 14 की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? OH- आयतन की सांद्रता होती है। हम आपको पहले ही बताए थे, बेसिक नेचर आपका क्या होता है? आपका बेसिक नेचर आपका बढ़ता है। और इस साइड आप आ गए, जैसे कि 6, 5,
4 3 2 1। इस से जैसे आप आइएगा तो आपका एसिडिक जो नेचर है, एसिडिक नेचर आपका बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है, OH माइनस आयतन की सांद्रता में वृद्धि होती है कब, जब 7 से 14 की ओर, इधर साइड जा रहे हैं हम लोग, 7 से 14 की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो आपका OH माइनस आयतन की सांद्रता में जो है वृद्धि होती है। और आपका 7 क्या होता है, तो ये आपका न्यूट्रल होता है। 7 आपका क्या है, तो न्यूट्रल है। एकदम क्लियर, आगे बढ़े। चलिए पूरा आपका क्लियर होगा। जो भी डाउट अगर आपको होता है तो आपको जरा सा भी कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है, एकदम डाउट लिख के कमेंट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे। इसका आइए, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर जो है बढ़ जाती है। कौन सा ऊर्जा रास्ते में, जैसे स्वाभाविक है मुक्त रूप से यहाँ से फ्री फॉल होकर गिर रहा है, तो भाई उसमें कौन सा है, उसमें गति है। जैसे उसमें गति है तो उसका अगर गति अगर बढ़ेगा तो कौन सा ऊर्जा उसमें बढ़ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कौन सी ऊर्जा बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा। बहुत सिंपल दिया हुआ है, गति में कोई चीज है तो उससे क्या बढ़ जाएगा, तो उसके गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तो दिमाग में आप लोग छाप लीजिए, किसी भी वस्तु के मुक्त रूप से अगर फ्री में है, अगर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसमें कौन सी ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो अगर गति में है भैया, ऊपर से गिरेगा तो गति है, तो गतिज ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आइए, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 21 नंबर का जल्दी से बता दीजिए। 21 का जल्दी से बता दीजिए क्या कहा जाता है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता, इसी को तो हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। अब बहुत लोग का क्लियर हो गया होगा, सुनते हैं ना, ये किसका है, जेनेटिक्स। तो यही जो है आपको क्या कहा जाता है, तो जेनेटिक्स कहा जाता है। माता पिता से संतान में जो शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण होता है, जो हम लोग कहते हैं अरे ये जेनेटिक गुण है, इस तरह का हम लोग सुने हैं ना, कि हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, अरे ये तो इसका जेनेटिक गुण है, या फिर इसको कोई भी बीमारी के लिए भी कह देते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है या जेनेटिक गुण है, ये है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता, उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। एकदम सही, माता पिता से डायरेक्ट आपके अंदर आ जाता है। आगे बढ़े, चलिए इसका आप लोग जवाब दे दीजिए। 3 समान प्रतिरोध जिनका जो है क्या है 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए, किसमें है आपको बताना है जल्दी से। समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका संयोजन बताना है, बता दीजिए जल्दी से। एक आपका पहला, दूसरा और आपका तीसरा, तीनों आपका किसमें है, तीनों आपका जो है पैरेलल में है। तीनों आपका पैरेलल में है, कितना है 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है। आपको पता है 1/r के लिए, पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। बहुत सिंपल है, 1/r आपका कितना आ जाएगा, सिर्फ को पता है 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, r बराबर कितना आ गया 2 ओम। r बराबर 2 ओम, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। इसी तरीका का क्वेश्चन आएगा, इससे आपका बिल्कुल भी ना हार्ड आएगा ना आपका इजी आ जाएगा। जो आपका लेवल रहेगा आपको बिल्कुल भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम जब आपका एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, सेंटर से देखिएगा कि हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे तो आपको वहीं पे पता चलेगा पूरा। एकदम पटना का सेंटर से हम आपका ग्रुप डी के समय लाइव भी रहेंगे। 22 का आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक वस्तु को क्या है, अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहां पर होगा। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल है, इसका हम अलग से भी टॉपिक लगाएंगे। अभी आप लोग इसको बस दिमाग में छाप लीजिए, समझ लीजिए। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, क्या है इसका, जब वस्तु को अवतल दर्पण, पहला आपको दिमाग में छापना है कि अवतल दर्पण के बारे में बोला गया है, सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो छवि का आपका निर्माण कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पे बनेगा। इसमें बस 2 देना है आपको ध्यान, वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच में कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु के ऊपर। ये जो आपका इमेज फॉर्मेशन है, इसका हम अलग से आप लोग के लिए एक वीडियो ला देंगे। जो आपका टॉपिक भी आपको हार्ड लगे उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो ला देंगे। चलिए आइए, इसका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। कार्बनिक विकास के लिए एक किसका दिया है, सुझाव दिया है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, तो आप लोग सुने हैं चार्ल्स डार्विन का, सुने हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के माध्यम से कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था। किसके, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। कभी कभी आपका इंग्लिश में भी लिखा रहता है, क्या रहता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से जो है क्या किया है, माध्यम से कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का जो सुझाव दिया है चार्ल्स डार्विन। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन का जल्दी से बता दीजिए क्या दिया है। 6 ओम क्या है यहाँ पे, 6 वोल्ट है सॉरी, प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध आपूर्ति की पावर आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर आप फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V और I होता है। P इक्वल टू क्या होता है, V और I होता है। V आपका कितना दिया है, V आपका 6 वोल्ट दिया है, I आपका कितना है 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है। तो V आपका कितना है, लिख दीजिए 6 गुने 0.5। सिंपली आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 0.5 दे देंगे 3 वाट आ जाएगा, 3 वाट आ गया। पावर आपका कितना आ गया, पावर आपका आ गया 3 वाट। सभी क्या क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका बिल्कुल सही है। 25 का आपका आंसर क्या आ गया, 3 वाट आ गया। ये सभी जो आप लेवल देख रहे हैं इसी लेवल से आपको मिलेगा, काफी मेहनत करके ये हम आपका 50 जो सेट है आपका बनाए हैं। तो हम लोग कहाँ पे 6 नंबर सेट को हम लोग पूरा से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 6 नंबर सेट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कल करेंगे सेट 7 को जो है हम लोग कल करेंगे। पूरा आपका 1400 प्लस सामान्य विज्ञान का पूरा समाप्त कर देंगे। परेशान नहीं होना है, जो लोग भैया परेशान हो रहे थे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, पूरा आपका ग्रुप डी के लिए मेनली है और एनटीपीसी में भी आपका 15 नंबर आएगा तो पूरा कर देंगे। पीडीएफ के लिए देख लीजिए 8622 इस नंबर पे या फिर 8434 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, बुक अवेलेबल तो सब जगह है। तो मिलते हैं हम लोग कब, कल मिलते हैं हम लोग पार्ट किसमें 7 में, हम लोग सेट 7 में मिलेंगे कल 1400 प्लस क्वेश्चन का। धन्यवाद सभी को, और एकदम मेहनत करके, आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन से बिल्कुल भी मत भागिए। जितना हो सके आप मैक्सिमम आप पूरा से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप सोचिए कि आसान क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आप सोचिएगा सिलेक्शन ले ले, तो अब ये यहाँ पे वैसा समय नहीं रहा। ये सब आपको क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये सब आपको क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आपको हर एक सेट में हम आपको पहले बोल रहे हैं, ग्रुप डी में हमारा टारगेट है इस साइंस में आपको कितना लाना है, तो साइंस में आपको 20 से लेके 20 तो कम से कम लाना है, आपको 20 से लेके 23 नंबर आपको लाना है। और कोई स्टूडेंट है जिनका काफी सारे स्टूडेंट का बहुत से लोग का सिलेक्शन भी हुआ है, उनको तो 24 और 25 हम कहेंगे, बहुत लोग 24-25 लेके भी आएंगे। आपको लाना है पूरा, मेरा ये आपसे वादा है, पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि जो आप कट ऑफ देख रहे हैं इतना ज्यादा कट ऑफ अब इंक्रीज हो रहा है कि आप उस पर काफी मुश्किल हो गया है। कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा मेहनत अपना जी जान लगा के कीजिए। ज्यादा दिन नहीं है, 23 तारीख से अब आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम लोग मिलेंगे 7वां नंबर सेट में। आपका पूरा आप हमसे जितना मेहनत हो पाएगा पूरा मेहनत करके आपका सपोर्ट करेंगे। पूरा आप भी अपना जी जान लगा के तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए। गलत चीज बिल्कुल भी मत सोचिए, कौन क्या गलत कर रहा है क्या नहीं गलत कर रहा है। बहुत कुछ गलत अभी खबर भी आ रहा है कि ये स्टूडेंट, देखिए जीवन और लाइफ आपको हमेशा, लाइफ में हमेशा आपको संघर्ष करने को मिलेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कब, नेक्स्ट मिलेंगे 7वां नंबर पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद सभी को।